हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व पे। आज हम वाईसीटी का बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे जो 1 लाख इसमें क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दिया गया है। सबसे पहले इस चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन फिजिक्स, किसी दिन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यह वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में है। विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेवरियंस ने किया था। जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी तथा बॉटनी। नेक्स्ट है, जूलॉजी की कितनी उपशाखाएं होती है? तो जूलॉजी की अनेक शाखाएं होती हैं। जंतु विज्ञान, जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो जीवित व मृत जंतुओं का। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी रचना है? तो अरस्तु की। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जंतुओं की। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वर्गीकी कहा जाता है। जीव की आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के विकास के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति का समाजशास्त्री अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की किस भाषा में आनुवंशिकता, जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है? तो यूजेनिक्स के द्वारा। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? तो हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है या साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है? तो वृक्क विज्ञान या नेफ्रोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पैरों से। स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ओनेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइनोलॉजी कहलाता है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है, एथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षी परागण से कौन प्रभावित होता है? तो पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकली, लिजार्ड का। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो अर्कनोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकथियोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विष का या जहर का। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी कहते हैं। किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथनोग्राफी कहते हैं। मौनक सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी कहते हैं। नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एथिक्स कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसांख्यिकी कहते हैं।
बायोसिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मौनकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो बायोनिक्स कहलाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पादप जीवाश्मों का। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन क्या किया जाता है? तो पैलियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक विज्ञान या फाइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। किस समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है? तो ब्रायोफाइटा में। किस में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है? तो टेरिडोफाइटा में। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद या जेरोफाइट कहते हैं। किस वर्ग के पौधों में अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते थे? एपिफाइट्स वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठीय पौधों। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। मैक्रोबोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा उनका विवरण। वर्ग की टैक्सोनॉमी, जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण। जूलॉजी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन। मेमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थ्यों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन। बायोनॉमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। टेरोटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी, मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। लिथोट्रिप्सी, किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज। डर्मेटोलॉजी में त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। मॉर्फोलॉजी, पादपों और जंतुओं के बाह्य आकार की संरचना का अध्ययन। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन। इकथियोलॉजी, मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंड्रोलॉजी, पुरुषों के स्वास्थ्य, बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। एस्टाकोलॉजी, क्रेफिश का अध्ययन। बायोकोलॉजी, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। हेपेटोलॉजी, यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन। हेल्कोलॉजी, अल्सर का अध्ययन। जेरिएट्रिक्स, बुजुर्गों के स्वास्थ्य रोगों का अध्ययन। अर्केनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन। एपिकोलॉजी, मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी, कुत्तों का अध्ययन। सेरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। इकोलॉजी, सजीवों जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। मेमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। क्रेनियोलॉजी, मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन। चिरोपोरी, शरीर के पैरों के विकारों एवं निदान का अध्ययन। ओनिरियोलॉजी, सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। मेलिकोलॉजी, मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन। मेमेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन।
इकथियोलॉजी मत्स्य की संरचना तथा कार्यकी का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। पेलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी तो जीवाश्मों जंतु तथा पादपों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। बॉटनी पादपों का अध्ययन। पेलियो बॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों कुकुरमुत्ता राइजोसस क्यूकस का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी पादपों और जंतुओं के बाह्य आकार की संरचना का अध्ययन। फाइटोलॉजी पौधों का अध्ययन। फाइटोमॉर्फोलॉजी पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। पेलुनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। एग्रेस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। भ्रूण विज्ञान निषेचन विज्ञान विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन। फाइटोपैथोलॉजी पौधों के रोग एवं उनके बचाव का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन। एंथ्रोबॉटनी वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधियों या जड़ी बूटियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधों का अध्ययन। क्रायोलॉजी फलों और बीजों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलदार फसलों का अध्ययन। एडाफोलॉजी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। अब जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक बारे में पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान जूलॉजी का। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बोटनी का थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बोटनी का कैरोलस लिनियस। वर्गीकी का अध्ययन या जनक कैरोलस लिनियस। अनुवंशिकी का या जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डिब्रीज। जीवाश्मिकी लियोनार्डो दा विंसी। सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। सूजनिकी का जनक फ्रांसिस गाल्टन। पादप कार्यकी का जनक स्टीफन हेल्स। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक वॉन बेयर। तुलनात्मक शारीरिकी का जनक जी क्यूबियर। जीवाणु विज्ञान का जनक या बैक्टीरियोलॉजी का जनक ल्यूवेनहॉक ने। कवक विज्ञान का या माइकोलॉजी का जनक माइकेली। भारतीय कवक विज्ञान का जनक E.J. बुल्टलर। भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक बीरबल साहनी। भारतीय बायोलॉजी का जनक R.S. कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक R. मिश्रा। अब खेती और पशुपालन पढ़ेंगे। फलों फूलों तथा सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? बागवानी या हॉर्टिकल्चर। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर का। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो अर्थवर्म। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एपीकल्चर में। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहते हैं? फल कृषि विज्ञान या पोमोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। भाषा की संरचना एवं विकास का इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिलोलॉजी कहलाता है। प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी कहलाता है। संवर्धन खेती पालन की प्रमुख विधियां और उनके उत्पाद। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। पोमोलॉजी में फलों की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। वेजिकल्चर में सब्जियों एवं पौधों की कृषि। जड़ वाले फसलों की कृषि। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। हॉर्टिकल्चर फलों फूलों सब्जियों व मसालों की खेती। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन। मोरीकल्चर शहतूत की खेती। एपीकल्चर शहतूत उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन।
एविकल्चर पक्षी पालन, वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि, सिट्रीकल्चर खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन, एरोपोनिक्स हवा में खेती पादप संवर्धन या एरोकल्चर। एविकल्चर कहलाता है पक्षी पालन, सिल्वीकल्चर कहलाता है वन संवर्धन, ऑर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। ओलिकल्चर में जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार, पिसीकल्चर मछली पालन, एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन, ऑस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन, मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु एवं वनस्पति का संवर्धन, एल्गाकल्चर शैवालों की कृषि, स्पंजी कल्चर स्पंज संवर्धन। अब नेक्स्ट चैप्टर है वर्गीकी। वर्गीकी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकी कहलाता है। किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। किसने सर्वप्रथम संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों पादप जगत तथा जंतु जगत में विभाजित किया था? कैरोलस लिनियस ने। द्विपद नामकरण पद्धति की स्थापना किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बनता है? तो दो, पहला वंश नाम और दूसरा जाति नाम। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो जाति है। लिनियस द्वारा प्राणी वर्गीकरण का अवरोही क्रम में व्यवस्थित पदानुक्रम है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। सबसे बड़ा व जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? सबसे बड़ा जगत, किंगडम, जगत में। सिस्टम ऑन नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया था। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो 6 जगत में। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो आर.एच. व्हिटकर ने 1969 ईस्वी में। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो पोषण था। व्हिटकर द्वारा वर्गीकृत 5 जगत कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव शामिल किए जाते हैं? तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है। किस जगत से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होता है? तो मोनेरा में। जीवाणु किस समूह में आता है? तो मोनेरा में। जीवाणु क्या है? सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद्य जीव है। पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, स्वपोषी व परपोषी। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कोशिका दीवार। अब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत, या आर.एच. व्हिटकर द्वारा दूसरा जगत हुआ। प्रोटिस्टा जगत में किसे शामिल किया गया है? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को, जबकि मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को। शैवाल किस समूह के अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, जबकि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवालों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 3 में। क्लोरोफाइसी मतलब हरा शैवाल, रोडोफाइसी रोड रेड मतलब लाल शैवाल, फियोस भूरा शैवाल। या 3 प्रकार का शैवाल हुआ, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। क्लेमिडोमोनास किस जगत से संबंधित है? तो प्रोटिस्टा से। पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के। एक कोश के यूकेरियोटिक सुकेंद्रिक प्रकाश संश्लेषी जीव किस जगत के अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम, साल्विन 350। अब पढ़ेंगे कवक जगत। आर.एच. व्हिटकर द्वारा विभाजित किया गया तीसरा जगत। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा हुआ कवक। कवक जगत में किसे शामिल किया जाता है? तो कवक जगत में 2 यूकेरियोटिक तथा परिपोषित जीवों को शामिल किया जाता है। कवक क्या होता है? परपोषी या हेट्रोफिक होता है। कवक क्या है? तो पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स होते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का। कवकों में पोषण किस प्रकार का होता है? तो अवशोषण के द्वारा, एब्जॉर्प्शन। खमीर, ईस्ट तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है? तो एक प्रकार का कवक है। अब पढ़ेंगे पादप जगत। पादप जगत में किसे शामिल किया जाता है? तो सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को। उत्पादक किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाता है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं?
हरित पादप आते हैं। तृणभक्षी क्या कहलाते हैं? जो कि शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता किसे कहते हैं? परोपजीवी, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं। परोपजीवी क्या कहलाते हैं? तो उपभोक्ता कहलाते हैं। अपघटक या विबंधक किसे कहते हैं? मृतोपजीवी, जो अपना भोजन पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करता है। मृतोपजीवी क्या कहलाता है? तो वो विबंधक कहलाता है। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेम्यूम मूल ग्रंथियों में। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। तो इन किस्मों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र किस प्रकार के होते हैं? तो काफ़ी लंबे होते हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें कैसी जड़ें होती हैं? तो लंबी 20 से 30 फीट होता है, मूसला जड़ होता है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। मरुभूमि के अधिकतर पादप क्या होते हैं? मांसल तथा स्थूल होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? थाइलोफाइट्स या लवणोद्भिद कहते हैं। एपीफाइट्स अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर किए गए निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए। हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को। जल की अधिकतम मात्रा किसकी जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? तो जड़ों के बालों से। पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा कौन सा परिणाम देती है? तो जल का प्रकाश अपघटन। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। स्पंजी टिश्यू स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है? तो अल्फांसो प्रजाति। अब पढ़ेंगे हम जंतु जगत। जंतु जगत अर्थात एनिमिलिया में किसे शामिल किया गया है? तो सभी बहुकोशिकीय कशेरुकी तथा अकशेरुकीय जीवों को। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो एनिमिलिया। किसे मेटाजोआ कहा जाता है? तो एनिमिलिया को। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो एनिमिलिया। संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत किस प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय होता है और सूक्ष्म आकार का होता है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के शरीर पर उत्तक के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो अंगक पाया जाता है। अमीबा, एंटमीबा, कोलाई, पैरामीशियम, लिस्मेनिया डोनावनी किस संघ के अंतर्गत आता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव किस विधि द्वारा जनन करते हैं? तो अलैंगिक विधि द्वारा। किसमें द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? तो अमीबा। एक कोशिका को दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन को क्या कहा जाता है? तो द्विखंडन कहा जाता है। कौन सा रोग एमीबियासिस के कारण होता है? पेचिस। पैरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो एंटमीबा जिंजनी वेलिस के कारण। बहुविखंडन द्वारा कौन सा जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। किसके समान इनाम स्लीपर जंतुक है? पैरामीशियम का। किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? तो युगलिना को। अब पढ़ेंगे संघ पोरिफेरा। पोरिफेरा संघ प्राणी किस प्रकार के जीव हैं? बहुकोशिकीय जलीय जीव। किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो पोरिफेरा। इसमें असंख्य छिद्र होते हैं। किस प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और वह लवणीय एवं असममित होते हैं? तो पोरिफेरा। किस प्राणी संघ के जीव श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो वह है स्पंज, कवक। स्पंज का पोरिफेरा संघ हुआ। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो एक जंतु है। साइकन, हमलोनेमा, स्पंजिला तथा यूस्पंजिया किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है? तो पोरिफेरा। कौन से प्राणी अचल होते हैं और एक ठोस आश्रयी सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो साइकन। अब पढ़ेंगे संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? बहुकोशिकीय अरीय सममित होता है। सिलेंट्रेटा संघ का नया नाम क्या है? तो सिनिडेरिया। हाइड्रा, जेलीफिश, सिएनिमोन तथा गोर्गोनिया किस संघ के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा। किसका शरीर कोशिकाओं के दो परतों का बना होता है? तो हाइड्रा का। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो दो प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा और लैंगिक जनन पुनर्जनन रीजेनरेशन द्वारा। किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पुनर्जनन से। कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा। हाइड्रा में श्वसन किस प्रकार से होता है? तो विसरण के माध्यम से। किस जीव का विकास कलिका द्वारा होता है? तो हाइड्रा। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो हाइड्रा।
जेलीफिश किसे कहते हैं जो सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है? आरेलिया। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटिकल्स होते हैं? तो जेली मछली में। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज का क्या अर्थ होता है? तो चिपटे कृमि होते हैं। जंतुओं के किस संघ को चपटे कृमि कहा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेज को। प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? परजीवी, अखंडित जीव, टिनिया, प्लेनेरिया, फेसियोला तथा सिस्टोसोमा किस संघ के अंतर्गत आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। किसके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? तो लेनेरिया। कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? फीताकृमि। फीताकृमि या टेपवर्म क्या होता है? तो उभयलिंगी होता है। लीवर फ्लूक या यकृत कृमि किसकी पित्तवाहिनी में रहता है? तो भेड़ की, बकरी और सुअर में भी रहता है। संघ एस्क्लेमेंथेज। एस्क्लेमेंथेज को क्या कहते हैं? सूत्र कृमि या गोल कृमि। एस्क्लेमेंथेज जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? अखंडित, लंबे पतले धागे जैसा, बेलनाकार। एस्केरिस, बुचेरिया तथा ट्रैक्वेनिला किस संघ के अंतर्गत आता है? तो एस्क्लेमेंथेज। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो राउंड वर्म। मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाने वाले एस्केरिस से कौन सा रोग होता है? एस्केरिसिस रोग होता है। गोल कृमि में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कोई नहीं, अभाव रहता है। गोल कृमि किस प्रकार का लिंग पाया जाता है? तो अलग अलग लिंग पाया जाता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? बुचेरिया से, सूत्रकृमि या नेमेटोइड से। गिनी कृमि गिनिया वर्म एक सूत्रकृमि नेमेटोइड है जिसका जंतु विज्ञान नाम क्या है? ड्रेकनकुलस मेंडेंसिस। अब संघ एनालिडा पढ़ेंगे। एनालिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है? तो खंडित, लंबा एवं कृमि के आकार का। एनालिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का अंग व अंग तंत्र पाया जाता है? तो पूर्ण विकास पाया जाता है या पूर्ण विकसित। केचुआ, जोक, नैरिस तथा पॉलीकॉर्डियसस किस संघ के अंतर्गत आता है? तो एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है। किसमें त्वचीय श्वसन होता है? तो केचुआ में। केचुए के अग्रभाग पर मुख और क्या आता है? पूरा मुख होता है। किसे कोशिका किसानों का मित्र तथा प्रकृति का हलवा कहा जाता है? तो केचुआ को। एक परिपक्व कृमि में एक जोड़ी ग्रंथि गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्यावनिक कहते हैं। लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है? तो पक्वाशय। दूसरों की तुलना में कौन बहुत धीरे गुणन करता है? तो कृमि। अब पढ़ेंगे संघ आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? तो 9 लाख से अधिक जातियां पाई जाती है। जंतु विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? तो कीटों की। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है? तो खंडयुक्त त्रिस्तरीय पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? पूर्ण विकसित पाया जाता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किससे? वातक तंत्र से या ट्रेकियल सिस्टम से। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों पाया जाता है। किस संघ से संबंधित जंतुओं में जोड़े में पैर पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा। मक्खी, मच्छर, बिच्छू, तिलचट्टा, मधुमक्खी, किलनी, केकड़ा, झींगा, टिड्डा, मकड़ी तथा गोजर किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः कितनी होती है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 मील प्रति घंटा। जुगनू क्या होता है? तो जुगनू एक कीट है। फेरोमोन सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कीटों में पाए जाने वाले श्वसन अंग को क्या कहते हैं? श्वास नल या ट्रैकेड कहते हैं। तिलचट्टों के शरीर में वायु किस अंग से प्रवेश करती है? श्वास रंध्रों से। खुला नाड़ी तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग क्या है? तो मेलपिगियन नलिकाएं। चींटियां किस वर्ग की प्राणी है? इंसेक्टा वर्ग या संघ आर्थ्रोपोडा। जब चींटियां काटती है तो वे क्या अंतः छेपित करती है? फॉर्मिक अम्ल।
किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का, और यह अपने वजन के हिसाब 10 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद चींटी से। मच्छरों के बारे में सही तथ्य: नर मच्छर पौधे का रस चूसते हैं, केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। टिड्डों के कौन कहाँ पर स्थित होते हैं? पेट में। केकड़े किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ऑर्थोपोडा संघ के। झींगा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ऑर्थोपोडा संघ के। एक तिल्ली के कायापलट में तीसरा चरण कौन सा होता है? तो प्यूपा होता है। कीटों से प्राप्त होता है? शहद, रेशम, लाख। केकड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? क्रस्टेशिया या उपवर्ग मेलेकोस्ट्रेका। अब है एरेक्निडा वर्ग। मकड़ियाँ किस संघ के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ आती है ऑर्थोपोडा संघ के। मकड़ी, बिच्छू तथा बरूथी किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एरेक्निडा। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है? एरेक्निड्स। मकड़ियों में कितनी जोड़ी टंगे होती है? तो 4 जोड़ी टंगे होती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? तो मकड़ी में 8 टंगे पाई जाती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गौसमीर रेशम कहलाता है। किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी। डैडी लॉग लेग्स किसका उपनाम है? सेलर मकड़ी का। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो मकड़ी वंशी है। अपरंग संघ मोलस्का, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। ऑर्थोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का है। मोलस्का संघ के जंतुओं को मोलस्का क्यों कहा जाता है? तो शरीर कोमल होने के कारण इसे मोलस्का कहा जाता है। किसका शरीर प्रायः एक कवच से ढका रहता है? तो मोलस्का संघ के जंतुओं का। मोलस्का संघ में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो विकसित प्रकार का। किसके कारण मोलस्का संघ के जंतुओं का रक्त लाल, हरा, नीला या रंगहीन होता है? तो होमोसाइनसिस के कारण। घोंघा, ऑक्टोपस, डेविलफिश, सिपिया, कटलफिश, सीप, काइटन, ऑयस्टर तथा नेटिलस किस संघ के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत। मोलस्का के मुंह में एक रेत जैसी तेज खाने वाला अंग होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेडुला कहा जाता है। कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा, स्नेल। एक कर्णसिपी क्या होता है? एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदु कवची मोलस्का। ऑक्टोपस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डेविल फिश। ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का संघ। ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है? नीला होता है, जबकि दरियाई घोड़ा का खून गुलाबी होता है। जब एक कटल फिश सिपिया को एक मोलस्का के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है? तो संघ में। ऑयस्टर किस संघ के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का संघ के। मोती किससे प्राप्त होता है? पर्ल ऑयस्टर या पिंक से। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्विड, 12 से 14 मीटर। अपरंगियम संघ इकाइनोडर्मेटा किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है? तो वह है इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, सिकुकुम्बर, समुद्री खीरा तथा समुद्री लिली किस संघ के अंतर्गत आता है? तो इकाइनोडर्मेटा। किस संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं? शूल, चर्मी या इकाइनोडर्मेटा। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? तारा मछली है। सितारेनुमा सितारा मछली किस संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा। किसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है? समुद्री खीरा में। अब नेक्स्ट संघ है संघ कॉर्डेटा। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट किस संघ के अंतर्गत आता है? तो कॉर्डेटा के अंतर्गत। किस संघ के जीवों में एक पृष्ठ रज्जु जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है? कॉर्डेटा। किसमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो कॉर्डेटा में। किसमें ग्रसनीय क्लोम दरारें, प्रतिपृष्ठ, हृदय, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता है? तो कॉर्डेटा में। संघ कॉर्डेटा एक प्रकार का संघ है जिसे पुनः कितने वर्गों में बांटा गया है? 13 वर्गों में। अब पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होता है? तो 2 कक्ष होता है। किस वर्ग में 2 कक्ष हृदय और केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो मत्स्य वर्ग में।
रोहू के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो रोहू एक मछली है, 2 कक्ष पाया जाएगा। कौन श्वसन क्रिया के लिए क्लोम या गल्फरे द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करता है? तो मत्स्य वर्ग। मछलियों में श्वसन सामान्यतः किससे होता है? तो गल्फरों द्वारा। कौन असमतापी होते हैं तथा अंडे देते हैं? तो मत्स्य वर्ग। किसका शरीर धारा रेखित होता है तथा बाह्य सल्क पाए जाते हैं? तो मत्स्य वर्ग में। टॉर्पीडो, शार्क, रोहू, हिप्पोकैम्पस, डॉगफिश तथा कैटफिश किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य वर्ग। कौन सबसे जहरीली मछली है? पम्फर मछली। जमी हुई झील के अंतर्गत मछलियां कैसे जीवित रह सकती है? क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल लेने पर मछलियां क्यों मर जाती है? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते हैं। शार्क मछलियों में कितनी हड्डियां होती है? तो हड्डी नहीं होती है, उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। डॉगफिश किस वर्ग से संबंधित है? तो डॉगफिश या मत्स्य वर्ग से संबंधित है। सॉल्मन क्या है? सॉल्मन एक प्रकार का मछली है। अस्थिल मछलियों में आमतौर से क्या विद्यमान होता है? तो वाताशय। उपास्थि सम मछलियों में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो आंतरिक निषेचन। कौन एक वास्तविक मीन मछली है? कैटफिश। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन किसे कहते हैं जो एक वास्तविक रूप से मछली है? हिप्पोकैम्पस। मछलियों के नाम वाले कौन से जंतु मछली नहीं है? स्टारफिश, जेलीफिश, सिल्वरफिश, कटलफिश, हैगफिश, डेविलफिश, क्रेफिश ये सभी मछलियाँ नहीं है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ेंगे उभयचर वर्ग, एम्फीबियन। किस वर्ग के जीव जल व थल दोनों जगह पाए जाते हैं? तो वह है उभयचर वर्ग। एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतु को। उभयचर वर्ग में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? तो 3000। उभयचर वर्ग के जीवों का हृदय कितने कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है, जबकि मछली मत्स्य वर्ग का 2 कक्षीय होता है। उभयचर वर्ग के जंतु किस प्रकार के होते हैं? तो अनियत तापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। किसमें प्राय शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है? तो उभयचर वर्ग में। किस वर्ग के जंतुओं के शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं पाए जाते? तो उभयचर वर्ग के। मेढक, दादुर, सैलामेंडर, प्रोटियस तथा हाइला वृक्ष मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो उभयचर वर्ग के। किसमें बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है? तो उभयचर में। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गल्फरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर में। उभयचर में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो बाह्य निषेचन पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? कायांतरण। मेढक के कायांतरण में क्या होता है? तो आंत छोटी होती है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक। मेढक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, सही है। सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल्स। किस वर्ग के जंतु में रेंग कर चलते हैं तथा अनियत तापी होते हैं? सरीसृप वर्ग के। किस वर्ग के जंतुओं में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा पाई जाती है? तो सरीसृप वर्ग में। किसकी त्वचा रूखी होती है? क्योंकि इनमें तेलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, सरीसृप वर्ग में। किसमें अंतर निषेचन होता है तथा अंडे देते हैं? सरीसृप वर्ग में। किसमें त्रिकक्षीय हृदय, 2 अलिंद 1 नीले पाया जाता है? तो सरीसृप वर्ग में। सर्प, कछुआ, अजगर, छिपकली, मगरमच्छ तथा घड़ियाल किस वर्ग के अंतर्गत आता है? यह सब सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडज प्राणी कहलाते हैं। सौड़िया, लेजर, टाइडी किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो छिपकली का। सर्वाधिक दीर्घजीवी प्राणी कौन सा है? कछुआ, टॉर्टोइस। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो अजगर। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो किसके रूपांतरित होते हैं? तो जम्बिका दांत के। एलापीडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कोबरा सांप का। किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज, किंग कोबरा। कोबरा सर्प का विष कैसा होता है? तंत्रिका वसी होता है। किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? यह एक अंड परजक सर्प है जो घोंसले में अंडा देता है और अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। गिबलिसिस घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? गंगा में। यह भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। मगरमच्छ एक सरीसृप है जिसमें कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? यह 4 कक्षीय
पाया जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। अब पढ़ेंगे पक्षी वर्ग एविस। एविज में कौन शामिल होता है? तो एविज में पक्षी शामिल होता है। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा किसमें पाया जाता है? तो पक्षी वर्ग में। किसका कंकाल सरंध्र तथा हल्का होता है और जो अंडे देता है? तो पक्षी वर्ग में। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त वर्ग नियततापी होता है? तो पक्षी वर्ग का। गर्म रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं? तो जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते वह गर्म रुधिर वाला होता है। पक्षियों का हृदय कितना कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय होता है। मत्स्य वर्ग का 2 होता है, सरीसृप वर्ग का 3 होता है और पक्षी वर्ग का 4 होता है और मनुष्य का भी स्तनधारी वर्ग का भी 4 होता है। पक्षी का हृदय 4 कक्षीय होता है जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। किसकी तलवार जैसी चोंच उसके शरीर से लंबी होती है? तो हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा आता है? हमिंग बर्ड का। और संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? तो एक प्रकार का पक्षी है। व्हाइट लेगहॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुटों की, मतलब मुर्गी की। कीवी क्या है? उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पढ़ेंगे स्तनधारी वर्ग मेमेलिया। किसका शरीर नियततापी होता है? तो स्तनधारियों का। स्तनधारियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो यह 4 कक्षीय, 2 अलिंद और 2 नीले। मत्स्य वर्ग का 2 कक्षीय, सरीसृप वर्ग का 3 कक्षीय। सरीसृप वर्ग में मगरमच्छ का सिर्फ 4 कक्षीय होता है। उसके बाद पक्षी वर्ग भी 4 कक्षीय होता है। उसके बाद स्तनधारी वर्ग भी 4 कक्ष का होता है। किसकी त्वचा में स्वेद व तैल ग्रंथियां पाई जाती है? तो स्तनधारी में पाई जाती है, जबकि सरीसृप वर्ग में नहीं पाया जाता है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा किस में पाई जाती है? तो स्तनधारियों में। किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियां मेमोरी पाई जाती है? तो स्तनधारियों में। किस वर्ग के जंतुओं में बाह्य कर्ण पाया जाता है? तो स्तनधारियों में। स्तनधारियों को कितने उपवर्गों में बांटा गया? 3 में, प्रोटीथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब पढ़ेंगे प्रोटोथीरिया उपवर्ग। प्रोटोथीरिया वर्ग में कौन आता है? तो जो अंडे देता है तथा उसमें कई लक्षणों सरीसृपों के पाए जाते हैं, जैसे एकेडिना और प्लेटिपस। कौन सा स्तनधारी जीव जो अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करते? तो वह है एकेडिना और प्लेटिपस। अब पढ़ेंगे मेटाथीरिया उपवर्ग। किस उपवर्ग के जंतु न तो पूर्ण विकसित बच्चे देते और न ही अंडे देते? ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देकर उन्हें मार्सुपियस थैली में रखते हैं, जैसे मेटाथीरिया। बहुत कमजोर विकसित बच्चे को कौन जन्म देता है? तो कंगारू। मार्सपियल्स किस प्राणी में पाया जाता है? तो कंगारू में। मार्सपियल्स की विशेषता क्या आती है? वे बच्चे को थैली में ले जाते हैं। अब पढ़ेंगे यूथीरिया उपवर्ग। किस उपवर्ग में पूर्ण विकसित स्तनधारी होते हैं? तो यूथीरिया वर्ग में। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सील, डुयोंग, पेंगोलिन, छुछुंदर, चूहा, खरगोश, कुत्ता, हाथी, चमगादड़ तथा मनुष्य किस उपवर्ग के अंतर्गत आता है? तो यूथीरिया उपवर्ग के, या स्तनधारी के यूथीरिया उपवर्ग के अंतर्गत आता है, जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। जैसे पढ़ेंगे सबसे बड़े स्तनपायी कौन है? तो वह है ब्लू व्हेल। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो वह स्तनपायी वर्ग का। दांत वाली व्हेलों में कौन सी विशालतम होती है? तो स्पर्म व्हेल। यह 50 से 55 फीट लंबा तथा 35 से 45 टन वजनी होता है। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाते हैं? तो यह स्तनी में। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे क्या कहते हैं? किलर व्हेल है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। सील किस जाति का प्राणी है? तो स्तनपायी। रोडेंसिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चूहे का। फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बिल्ली का। कैनिस वल्पिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो लोमड़ी का। कैनिस फिलियरिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कुत्ते का। पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। चीता का जंतु वैज्ञानिक
नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेट्स। एक्वस कैवलस किसका वैज्ञानिक नाम है? घोड़े का। एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? जेब्रा का। एक्वस एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? गधे का। हाथी, भालू तथा गेंडा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनधारी। प्रोबिस्किस हाथी का क्या है? सूंड है। ऑर्बिडियल एटिलस किसका वैज्ञानिक नाम है? मकड़ी बंदर का। एक बाघ और एक बंदर के बीच कौन सी बात अलग है? क्रम, ऑर्डर। पशुओं में छोटी आंत किसका सबसे छोटा होता है? शेर का। जो मांसाहारी होते हैं उसका छोटा होता है और सबसे बड़ा छोटी आंत घोड़े का होता है। कौन सा प्राणी प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोरपोइसिस। कौन सा प्राणी उड़ने वाला स्तनधारी है? चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो वह चमगादड़ या स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो एक चमगादड़ है, फ्लाई फॉक्स। समुद्री गाय, सी काऊ और समुद्री सिंह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनधारी वर्ग के। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? तो वह रीछ होता है। पौंडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? भालू। कुत्ता किस प्रकार का जानवर है? तो मांसाहारी जानवर। श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होता है? तो डिंगा और बसंजी श्वान। नीलगाय किस कुल के अंतर्गत आता है? हिरण कुल में। किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? गीदड़ कुत्ते के परिवार का। किन जंतुओं में खुर पाए जाते हैं? हिरण, घोड़ा, जेब्रा। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू, चूहा। कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू, चूहा। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। कौन से प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? ऊँट। कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? सुअर, सर्वाहारी। लंगूर किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो वानर वर्ग में। प्राणी जगत में किसे कपी माओ परिवार के सदस्य को कहा जाता है? तो हेमिनोइडिया। हेमिनोइडिया परिवार की कितनी शाखाएं? तो 2, हीन कपी और महाकपी। हीन कपी के अंतर्गत कौन आता है? गिबन। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? गिबन। महाकपी के अंतर्गत कौन आता है? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और मनुष्य। कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। वर्तमान समय काल में मनुष्य की कपाल गुहा का आयतन कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है? 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मेस्टिजो। जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। अब नेक्स्ट चैप्टर है मनेरा जगत, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।